गुड इवनिंग बच्चों। मोनू, हरेंद्र, रजत, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं एक्चुअली। मैं कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। आई फ्लू, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत आप लोग में से कोई बच्चे सफ़र कर रहे होंगे, तो उसी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पाई। ठीक है, हालांकि इस टाइम फ्रेम में आपने क्या किया आई डोंट नो। आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो बैकलॉग है वो सब कंप्लीट करना चाहिए था। तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ किया भी होगा। हाँ भाई, चंद्रयान लैंडेड है, बिल्कुल। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी मिशन में कामयाब होंगे। आप भी प्रॉपर अपनी जगह पे लैंड करेंगे, आईडीएन बनेंगे सभी बच्चे। ठीक है। हाँ, अभी मेरी आई जो है बहुत तो ओके नहीं है, बट येस आई एम ट्राइड हार्ड कि क्लासेस अब लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि मैं रुक रुक के पढ़ाऊँ, बट क्लासेस कंटिन्यू कर लेना ठीक होगा। तो आज मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा। चलिए, कोरलेसिस की ज़रूरत आपको है नहीं, कोरलेसिस फोर्स की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कर दूंगा जब लास्ट लेक्चर लूंगा मैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दूंगा। बट आपको मैं युग बता दूं कि कोरलेसिस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पीवाईक्यू होगा तो आप 30 साल का पीवाईक्यू उठा के देखिए, कोरलेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बिना कॉरलेसिस के भी हो जाएगा। वो क्वेश्चन भी मैं लूंगा पीवाईक्यूज का। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फालतू चीज़ों में मत पढ़िए। मैं तो यही बोलूँगा कि है ना, आगे आपको रोटेशन में पढ़ेंगे तो अनाप शनाप बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो कॉरलेसिस और जो पढ़ाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ उस आंख बंद करके उस पर प्रैक्टिस करिए। इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। ऐसे ही मैं उन्हीं चीज़ों पे लेवल तक जाना चाहता हूँ जो आईटी एडवांस के इसमें है। बियॉन्ड अगर कुछ होता है तो आई डोंट थिंक उसकी अभी ज़रूरत है। ठीक है, इस चैप्टर की कोई सीट नहीं है भाई ईशांत, मैं पहले ही बता चुका हूं। इस चैप्टर की कोई भी सीट नहीं है। ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। एक तो आपको फोर्स कॉन्सेप्ट में सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और दूसरा वर्क पावर एनर्जी में मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी हम फोर्स कॉन्सेप्ट वाला पढ़ रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी वर्क पावर में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन में याद होगा बच्चों, मैंने तुम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था, याद है सभी बच्चों को, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स। सॉरी, मतलब नॉट ए फोर्स, in fact it is not a force, it is an imaginary force that we are going to apply। कब अप्लाई करेंगे? जब हम किसी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे। किस फ्रेम में बना रहे होंगे? रोटेटिंग फ्रेम में। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो अब आइए चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी पे। हाँ, मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था वो तुम लोगों ने किया कि नहीं? टेंशन इन ए रोटेटिंग रॉड निकाला था। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग। टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग, किसी रोटेटिंग रिंग में हम टेंशन निकालना चाह रहे हैं। ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था। आई थिंक कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, कुछ ट्रिक भी बताई थी। चलिए, तो कैसे टेंशन आ रहा है रोटेटिंग रिंग में, टेंशन क्यों आ रहा है, इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपके पास एक कोई रोटेटिंग रिंग है, इनी हाउ आप इसको रोटेट कर रहे हो सकता है कि इसमें बहुत सारे फ्लाई व्हील लगे हों, बताया था। मतलब जैसे साइकिल में पतली पतले स्पोक्स लगे होते हैं ना, तो मान लो बहुत सारे स्पोक्स लगे हैं। आपने क्या किया, ये मासलेस स्पोक्स लगे हुए हैं।
ठीक है, आपने इसको रोटेट कर दिया, किसी टेबल पे रखा हुआ था, आपने इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या किया, ऐसे ही टेबल पे था, आपने इसको रोटेट कर दिया ओमेगा से। तो ओमेगा से रोटेट कर दोगे तो इस रिंग में एक टेंशन आएगा। रिंग में टेंशन क्यों आएगा? रिंग में टेंशन इसलिए आएगा क्योंकि अगर हर डीएम आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओ, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओ, जब आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठ जाओगे, रिंग के सेंटर पे बैठ जाओगे, तो आपको सब कुछ रुकी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो ओमेगा आपका है वही ओमेगा जो है, वही ओमेगा किसका है, पूरे रिंग का है। क्लियर है? तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पे अगर बात करो तो हर डीएम मास, मान लो मैं यहां पे जितने भी डीएम मासेस हैं, सभी डीएम मासेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लगाते हो तो सब पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा बताओ? बाहर की तरफ, सभी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं, रेडियली आउटवर्ड। अब जब कोई भी चीज रेडियली आउटवर्ड लगती है तो ये रेडियली आउटवर्ड क्या करेगा, ये इसको एक्सपैंड कराने की कोशिश करेगा। बताओ, अगर आप पूरे रिंग पे ऐसे रेडियल फोर्स लगा रहे हो तो इसका ये क्या होगा, सर्कमफेरेंस बढ़ने की टेंडेंसी में रहेगा, ये एक्सपैंड करना चाहेगा। बताओ, तो जब ये एक्सपैंड करना चाहेगा, यहां पे आप जितने भी डीएम आप लोगे तो सभी डीएम पे, यहां पे जितने भी आप डीएम ले रहे हो, यहां पे सभी पे अगर आप जो भी डीएम ले रहे हो, इन सभी डीएम पे आप क्या बोलोगे, जब आप रोटेटिंग फ्रेम में रहोगे तो इस रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में सभी डीएम पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे, सूडो, बोलो, एक बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगाओगे। तो यहां पे अपने पास जितना भी आएगा वो क्या आएगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, यहां भी डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सभी डीएम ओमेगा स्क्वायर आर के वजह से ये रिंग एक्सपैंड करना चाहेगी, ये तो समझ गए होंगे सभी लोग, ये रिंग क्या करना चाहेगी, एक्सपैंड करना चाहेगी। बताओ, ये रिंग अभी ऐसे है, ठीक है, और डीएम का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल मास। कौन है ये, सुमित बाबू, क्या आप पहली बार पढ़ रहे हो मेरे भाई? डीएम का मतलब है डिफरेंशियल मास, यहां पे एक मास ले लिया है छोटा सा, इसी को डीएम बोल रहे हैं भाई, एक डिफरेंशियल मास लिया है। ठीक है, क्योंकि सभी की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, रेडियली आउटवर्ड है सभी की, देखिए सभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये रिंग ऐसे है, अब ये रिंग ऐसे एक्सपैंड करना चाहेगी, रिंग अपना इस तरीके से एक्सपेंशन के मोड में होगी। तो जब वो एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, आपको पता है, जैसे स्ट्रिंग को आप खींचते हो तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स मिलता है, तो इसी तरह से ये जब एक्सपैंड करने के मूड में होगा तो यहां पर क्या आएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। अब वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन होगा, टेंशन। और टेंशन सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है, कर्व पार्ट पे टेंजेंशियल लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पूरे रिंग को देखोगे तो टेंशन कहीं नजर नहीं आएगा, बिकॉज टेंशन इज ए इंटरनल फोर्स। अगर आप पूरे रिंग को देखोगे तो टेंशन एक क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा, वो कहीं नजर नहीं आएगा। तो टेंशन, अगर ऐसा आपने फोर्स कॉन्सेप्ट में मैंने आपको हैंगिंग स्ट्रिंग में भी कराया था कि उसको हम कट कर देते हैं दो पार्ट में, तब हमें टेंशन दिखने लगता है। ठीक, तो ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हमें अगर टेंशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ एक पार्ट कट करना होगा। जैसे ये जो डॉट आपको दिख रहा है, इसी को हम कट कर रहे हैं किसी थीटा एंगल पे, हालांकि ये बहुत छोटा होगा, आपको समझाने के लिए अब मैं ऐसे बना रहा हूं, देखिए इसमें आप डिफरेंशियल, ये तो समझ गए सब लोग कि एक्सपेंशन के मोड में क्यों होगा ये रिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। यहां पे आपको अगर रोटेटिंग फ्रेम में जाके देखते हैं या फिर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो यहां पर हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करेंगे, हालांकि वो बहुत छोटा है, बट आपको समझाने के लिए कुछ काफी बड़ा बनाया जा रहा है। ये पॉइंट मास है, ठीक है। तो यहां पर टेंशन जो होगा वो ऐसा होगा, यहां पे टेंशन ऐसा होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे टेंशन ऐसा होगा।
ठीक है, ये टेंशन होगा रिंग में, इसको आप टी बोल रहे हैं। रिंग में टेंशन जो हुआ, दोनों साइड टी ही क्यों होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। ये थीटा ले लेते हैं पूरा, तो ये कितना होगा थीटा बाई 2, और ये भी कितना होगा थीटा बाई 2। ठीक, तो अब यहां पे जो इस डीएम मास आपने इसमें रिंग में क्या लिया है, यही डीएम लिया है, इसी को इतना बड़ा करके दिखाया गया है। इसी चीज को, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसको मैंने ऐसे थोड़ा बड़ा दिखाया है। ये डीएम है, इसका मास डीएम है, और इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किधर है, बाहर की तरफ। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में कर रहे हैं तो, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में नहीं करेंगे तब क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। ओमेगा कांस्टेंट है बिल्कुल, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल आपने लगाया डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हैं, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में है, तो रोटेटिंग फ्रेम में सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है, तो आपको न्यूटन का कौन सा लॉ लगाना है। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में है तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगाना है, जल्दी बताइए। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में है तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएंगे, जल्दी बताइए। न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएंगे। सर पूरी रिंग आपको कैसे दिखाई दे रही होगी, रेस्ट पर, तो रिंग का देखो न्यूटन सेकेंड लॉ लिख रहा है बच्चा, कौन है ये, रौनक। अरे फर्स्ट लॉ लिखोगे ना यार, फर्स्ट लॉ। तो यहां पे इसका मतलब ये जो पार्ट है ये आपको क्या होगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये डीएम का, थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इस एलिमेंट को, तो ये पार्ट रेस्ट पर नजर आएगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये नेट फोर्स 0 कैसे होगा, इसी से आपको इसका भी जवाब मिलता है कि सर आपने दोनों तरफ टेंशन टी टी ही क्यों लिया है। देखिए जब आप इसको ब्रेक करोगे, टेंशन को ब्रेक कर दीजिए, एक इधर लीजिए और एक इधर, तो अगर इस पे एलिमेंट पे नेट 0 मिलेगा, इस एलिमेंट पे नेट टेंशन क्या होना है 0। ठीक है, तो आपको एलिमेंट क्या क्या मिल रहा है, देखो ये थीटा बाई 2 था, एंगल जज कर लो, ये भी थीटा बाई 2 होगा, और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और फिर से ये थीटा बाई 2। तो कई बार आप लोगों ने एंगल जज किया है, अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये थीटा बाई 2 तो ये थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 तो ये थीटा बाई 2। अब टी को आप किसी भी एंगल से ब्रेक कर लो, तो जैसे आप ब्रेक कर रहे हो इससे, यहां लिख रहे हो टी कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा टी साइन थीटा बाई 2, यहां पे आएगा फिर से टी कॉस थीटा बाई 2, और इधर आएगा टी साइन थीटा बाई 2। अगर आप T1 T2 मानते, मान लो कोई बच्चा T1 T2 मान लेता, तो अगर वो T1 T2 मान लेता तो यहां से उसको समझ में आता है एंगल तो सेम रहेगा, सिमेट्रिकल एलिमेंट कट करेंगे, तो यहां T1 cos थीटा बाई 2, यहां पे T2 cos थीटा बाई 2। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को जब बैलेंस करते जब तुम हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि सर ये cos थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा और T1 इक्वल टू T2 प्रूव हो जाएगा। तो शायद सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल है तो हमने क्यों दोनों साइड TT लिया है, उसका रीजन क्लियर है। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ कि इसके ये अगर रेस्ट पर, रोटेटिंग फ्रेम में सब कुछ रेस्ट पे अगर नजर आता है तो इस पे नेट फोर्स 0 करो। अब सभी बच्चों को क्लियर है कि नेट फोर्स 0 क्या होगा, नेट फोर्स 0 ऑन डीएम इन रोटेटिंग फ्रेम। तो क्या दिख रहा है आपको, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 2t साइन थीटा बाई 2। बट किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा, कि सर आपने ये पूरा सेंट्रीफ्यूगल ऐसे ही क्यों दिखाया है, ऐसे नहीं लगेगा क्या। तो शायद कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, ऐसा क्यों नहीं किया है, पूरे को मैंने ऊपर ही क्यों दिखाया है।
कोई कमेंट करके बताएगा बच्चा? मैं बता चुका हूं, अभी अभी बताया हूं कि ये डीएम एक तरीके से पॉइंट है। यहां से देखिए, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। ये डॉट ही है, आपको समझाने के लिए ये इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये चीज इसीलिए मैंने यहां से यहां दिखाया है। ये डीएम मास जो है, ये डीएम को मैंने यहां पे ऐसे दिखाया है। ठीक है, डीएम बहुत स्मॉल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई हरेंद्र। डीएम बहुत स्मॉल है, पॉइंट मास है, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे लिया है, इसीलिए इधर है। अब इसका फायदा उठाओगे, अगर डीएम एक पॉइंट है तो उसका जो एंगल सबस्टेंड है, वो बहुत छोटा होगा। डीएम एक लार्ज नहीं है, एक पॉइंट है, तो एक तरीके से यही एंगल सबस्टेंड है। यहां पे अगर उसका एंगल सबस्टेंड ये दिखाओगे आप, तो यहां पे ये एंगल सबस्टेंड ये बनेगा, देखो यही चीज आपको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये डीएम है। ठीक है, ये एंगल सबस्टेंड है थीटा, ये जो एंगल सबस्टेंड है ये थीटा है। यही थीटा आपको यहां पे दिखाया जा रहा है इन लार्ज करके, और इसीलिए ये एंगल सबस्टेंड बहुत छोटा है। इसीलिए आपने पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली आउटवर्ड दिया है उसके यहां पे, जबकि पूरे रिंग में आप देखिए, पूरे रिंग में आपने हर डायरेक्शन में अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल दिया है। समझ गए? चलिए, तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये थीटा बहुत स्मॉल हो, सभी बच्चे समझ चुके हैं, तो थीटा को स्मॉल कर दीजिए। पहले डीएम लिख लेते हैं। डीएम लिखना सभी बच्चों को आता है, यूनिफॉर्म रिंग है। क्या लिखोगे? डीएम मास पर यूनिट लेंथ इनटू जितने लेंथ का मुझे चाहिए। मान लीजिए इसका लेंथ है डीएल, ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ मान लीजिए कितने का है, ये डीएल है। तो सभी बच्चों को ये तो पता है डीएल क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। डीएल क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। ठीक है, नेग्लेक्ट देखिए, कैन वी नेग्लेक्ट इफ वेरी स्मॉल, तो नेग्लेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना मेरे भाई। कभी भी आप कोई भी चीज नेग्लेक्ट करते हो तो आइसोलेटेड आइडेंटिकल किसी वैल्यू को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब 0.002 है, इसकी भी अपनी वैल्यू है, बट मैं अगर बोलूं 0.002 ये 1 के रेस्पेक्ट में या 100 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो सकता है। तो इट इज अ रिलेटिव टर्म। आप नेग्लेक्ट करेंगे बट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आप आइसोलेटेड किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डीएम हो जाएगा m/l/dl। तो यहां जो डीएम आएगा वो आ जाएगा m। टोटल लेंथ कितना होगा भाई, सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr, और ये जो डीएल है वो कितना है, वो है r थीटा। तो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, डीएम आप लिख रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू जितने लेंथ का हमें मास चाहिए था, इसको फिर r थीटा लिखा और l को लिखा 2πr। ये क्लियर होगा सभी बच्चों को। तो r से r कैंसिल कर दो, तो m/2π इंटू थीटा, तो दैट इज योर डीएम। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां पे डीएम लिख दीजिए m/2π इंटू थीटा, और ये हो गया डीएम ओमेगा स्क्वायर r 2t। अब जो आप नेग्लेक्शन बोल रहे थे, तो साइन थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको जीरो कर दूं, यहां पे थीटा वेरी स्मॉल है, मतलब हम किसके टर्म्स में करेंगे, ये करेंगे कि जो साइन θ/2 है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू θ/2। आप लोगों ने अभी मैथ्स में शायद नहीं पढ़ा हो, सीरीज होती है, जैसे आपने लॉग की सीरीज पढ़ेंगे, साइन की सीरीज, कॉस की, टेन की, सबकी सीरीज होती है। तो उसमें हायर टर्म्स नेग्लेक्ट होते हैं, और वो सीरीज शुरू होती है थीटा से। साइन थीटा की जो सीरीज है वो थीटा से सीरीज शुरू होती है। 12th में आई थिंक पढ़ेंगे आप लिमिट में। तो साइन θ/2 अपने पास θ/2 होगा। ठीक है, जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा, शायद आप लोगों ने कहीं किया भी है, कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, कई बार यूज करेंगे आगे भी। तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और टैन थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा को भी लिख सकते हैं थीटा के बराबर, क्योंकि इनकी सीरीज जो है, आगे आपको मिलेगा इसका लॉजिक भी सीरीज से। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो यहां θ/2 लिख दीजिए। अब देखिए यहां से थीटा कैंसिल होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है,
तो टेंशन अपने पास क्या आ जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। क्लियर है सभी बच्चों को? तो रोटेटिंग रिंग का टेंशन काफी वैल्यूएबल रिजल्ट भी है, आगे आपको और भी चैप्टर्स में काम आएगा ये। ठीक है, तो टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग, किसी रोटेटिंग रिंग में टेंशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरी है अप्रोच, कि कभी भी रिंग में हम एलिमेंट कैसे कट करेंगे और कैसे हमने एजम्पशन लिया, ये आपके लिए नया है, ये आपने पहली बार सीखा है, जिसको कई जगह पे कई बार यूज करेंगे आगे फ्यूचर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, दिस इज द टेंशन इन ए रोटेटिंग रिंग। ये क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन, आपका जो डाउट है वो भी बहुत ही, मतलब आपने फोर्स कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं दिया। एक बच्चा कहता है क्या टेंशन हर जगह अलग होगा? भाई टेंशन अलग नहीं होगा, ये टोटल टेंशन ही है रिंग का, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके डाउट को और एक्सप्लेन करते हैं। एक ने पूछा है कि सर ये तो डीएम का टेंशन था। नहीं, टेंशन पूरे रिंग का है। आप रिंग को 2 टुकड़े में ब्रेक करिए, देखिए तो आपको और क्लियर होगा। ये एक एलिमेंट था, ये टोटल टेंशन है मेरे भाई, नेट टेंशन है रिंग का वो। अगर आप उसको 2 टुकड़े में ब्रेक कर दो तो आपको दिखने लगेगा। मान लो आपने इसको 2 टुकड़े में ब्रेक किया, ऐसे ही तो किया है, तो ये नेट टेंशन है। देखिए इस पॉइंट पे जो टेंशन है आपने ऐसा दिया, इस पॉइंट पे टेंशन ऐसा दिया, टेंजेंशियल। तो इसका काउंटर पार्ट कहां है? इक्वल और अपोजिट, ये रहा। ये टेंशन ऐसा आएगा और इसके बाकी ये टेंशन ऐसा आएगा, शायद समझ गए होंगे। तो ये नेट टेंशन ही है, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे रोटेटिंग रिंग में यही अंतर है, टेंशन यूनिफॉर्म है, वेरी कर रहा है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो फिक्स है। दिख रहा है सभी को? जबकि रॉड में ऐसा नहीं था, रॉड में आपको इंटीग्रेट करना पड़ा था। ये जो पार्ट आपने लिया था डीएम वाला, ये वो पार्ट है, ये है डीएम। ठीक है, इसका रिंग का टेंशन ये रहेगा, बाकी जो पार्ट है, बाकी पार्ट ये है। रिंग का बाकी पार्ट आपके पास ये है। तो रिंग पे जो टेंशन है किसी थीटा पे, वो थीटा का फंक्शन भी नहीं है। थीटा बहुत, देख रहे हैं आप, किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट पे कट करेंगे तो थीटा पे वो फंक्शन नहीं है। और रिंग में टेंशन कांस्टेंट आता है, आप देख पा रहे हैं जो आपने अभी निकाला है, वहां से रिंग में जो टेंशन है वो कांस्टेंट आता है, वो केवल ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, वो केवल ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। रिंग के स्पोक्स में भी टेंशन, रिंग के स्पोक्स को हमने क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है, उसका कोई मास नहीं लिया है, मासलेस है वो। उसका काम बस यही है कि उससे आप ओमेगा से उसको घुमा सकते हो। ऐसे हॉलो रहेगा तो कैसे घुमाओगे? वो भी तरीका है घुमाने का, बट मान लीजिए मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पोक्स दे दिया, तो स्पोक्स का जो है मास नहीं ले रहे हैं, वो मासलेस है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? आप देखिए कि यहां जो टेंशन आपने निकाला था, ये टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल ओमेगा पे। ये जो टेंशन आपने निकाला एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, देखिए ये जो टेंशन है वो केवल डिपेंड कर रहा है ओमेगा पे। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन ओमेगा, है ना? जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है,
या उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। एक मान लो रॉड है और इस रॉड में आपने एक पेंडुलम लगा रखा है। इस रॉड में आपने क्या किया है, एक पेंडुलम लगा रखा है, लेकिन इस रॉड के साथ एक और रॉड है और वो ऐसा है। ठीक है, दो रॉड है, आपने इसमें क्या कर रखा है, एक पेंडुलम लटका रखा है और ये पेंडुलम जो है रोटेट हो रहा है। यहां पे कोई बॉब है, ठीक है, तो ये रोटेट हो रहा है। अब ये यहां पे फिक्स है, इसके साथ ये रोटेट हो रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा से आप इसे रोटेट कर रहे हो, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, ये फिक्स है यहां पे। ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसके साथ आपने क्या किया, ये फिक्स है, ये दोनों साथ साथ रोटेट होंगे। ये दोनों जो है ये यहाँ पे क्लैम्प्ड है, फिक्स है, वेल्डेड है ना, ये यहाँ पर वेल्डेड है, इसके साथ ये वेल्डेड है। ऐसा नहीं है कि ये अलग घूमेगा वो अलग घूमेगा, दोनों साथ साथ घूमेंगे, ये वेल्डेड है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वेल्डेड है। ठीक है, बोथ द रॉड्स आर वेल्डेड। ठीक है, ये वेल्डेड है। अब ये जो है इसके साथ साथ ऐसे घूमेगा, और जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो ये आपको एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है कि ये किस इक्विलिब्रियम एंगल पे घूम रहा है, ये दिया है आपको। तो ये जो पेंडुलम है ये थीटा है। ठीक है, और इसका लेंथ अपना एल है, इसका लेंथ एल है, इसका कैपिटल एल लेंथ है, इसका स्मॉल एल है, और ये जो है घूम रहा है। कैसे घूमेगा सभी बच्चे समझ रहे हैं? थीटा इज इक्विलिब्रियम एंगल। जैसे कोनिकल पेंडुलम का केस बताया था तुम लोगों को, कोनिकल पेंडुलम का केस जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना सिखाया था तुम लोगों को, तो उसी तरीके से ये घूम रहा है। आपको इसमें बताना है कि ये कैसा मोशन करेगा, सभी बच्चों को समझ में आता है। ये सर्कुलर मोशन करेगा, कुछ इस तरीके का बड़ा सर्कल देख पा रहे हो, ये ऐसा कोई सर्कुलर मोशन करेगा, मानते हो कि नहीं? तो जो ये सर्कुलर मोशन करेगा उसे कोनिकल पेंडुलम बनेगा, इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इक्विलिब्रियम एंगल थीटा ही हमें निकालना है, फाइन थीटा। तो ये हमें थीटा निकालना है कि किस एंगल पे, मैक्सिमम एंगल पे आके वो इस तरीके से कोनिकल पेंडुलम बनाएगा। जल्दी से ट्राई मारो, सभी लोग कर सकते हो, जल्दी से ट्राई मारिए, सभी लोग कर सकते हैं इसको। क्या करोगे आप? इसको रोटेटिंग फ्रेम से भी कर सकते हो, और हाँ मैंने तुम लोगों को एक चीज नहीं बताई कि कोई बच्चा अगर पूछता कि सर इसको अर्थ के फ्रेम में इसकी इक्वेशन क्या होती, आप लोग में से कोई बताएगा कि मैंने रोटेटिंग फ्रेम में कर दिया, अर्थ के फ्रेम में इसकी इक्वेशन क्या होती? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप क्या लिखते? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ व्हाट इज द इक्वेशन? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप क्या लिखते? ये डिफरेंशियल एलिमेंट था तुम्हारा। इसमें ये भी समझो कि आप अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में करना चाहते तो क्या करते? ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होता, कोई बताएगा? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप इस डीएम के लिए क्या इक्वेशन लिखते, जल्दी बताइए। दोनों में से कोई भी आप इक्वली कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं। तो अगर आप यही चीज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ करना चाहते तो इस डीएम के लिए क्या लिखते आप? ये डीएम था तो क्या लिखते? सेकेंड लॉ लगाते। बहुत बढ़िया भाई हरेंद्र, बहुत बढ़िया, सेकेंड लॉ लगाते बिल्कुल। क्योंकि इस डीएम के लिए देखो सभी बच्चों को दिखता होगा कि ये तो टी साइन थीटा इधर आया था अभी, ये अपना थीटा था और ये थीटा बाई 2 था।
ठीक, तो यहां पे हमें क्या मिला था, ये टेंशन टी था, इधर अपने पास ये कैंसिल हो गया था टी कॉस थीटा बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो गया। बट अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में हो तो ये डीएम मास एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, डीएम मास एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, मानते हो कि नहीं? रिंग का हर एक एलिमेंट एक क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, हर डीएम मास को सर्कल में घुमाने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन दे रहा है, आप खुद देखो, टी साइन थीटा बाई 2 और टी साइन थीटा बाई 2 मिलकर, मतलब कौन दे रहा है, 2t साइन थीटा बाई 2। किसी बच्चे को इसकी टेंशन तो नहीं हो रही सर, ग्रेविटी नहीं लिया आपने, ये सब स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, मैंने उस दिन भी लिख दिया था, ये सब अपना स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। ये जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ये, तो इसमें ग्रेविटी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेबल पे घुमा रहे हो बैठ के, ठीक है। तो ग्रेविटी किसको बैलेंस कर रही है, ग्रेविटी टेबल के वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको, क्लियर है। यहां आ जाओ, तो यहां पे तुम्हें क्या मिलता है, यहां पे 2t साइन थीटा बाई 2, आप सेकेंड लॉ लगा रहे हो, न्यूटन सेकेंड लॉ, बात वही है, सेंट्रीफ्यूगल लगा के न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ, या नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, शायद सभी बच्चे क्लियर है, समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा अपना, आप देखिए दोनों का इक्वेशन तो वही है, यहां से अगर आप करेंगे या फिर आपने जो अभी किया ये इक्वेशन देखिए, ये दोनों इक्वेशन सेम है या नहीं है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में करो या फिर सेंट्रीफ्यूगल लगा के रोटेटिंग फ्रेम में करो, दोनों बात बराबर है। चलिए इस पे आते हैं, तो यहां पे भी ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, बहुत बच्चों ने आई थिंक कर लिया है, अब मैं कर देता हूं। यहां पे इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप, तो यहां पे एक टेंशन होगा, इसी टेंशन का मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कर दे रहा हूं, इस टेंशन के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट अपना mg को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल पेंडुलम नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पेंडुलम है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास ये t, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये t, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, इधर हो जाएगा mg, इसका मास m है, और ये हो जाएगा अपना t साइन थीटा। बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सर्कल का रेडियस लिखते वक्त बहुत बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देंगे। सर्कल का जब रेडियस लिखोगे तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो देख पा रहे हो कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, l, और ये कितना है तुम्हारा l साइन थीटा। तो टोटल रेडियस क्या हो जाएगा, जो ये r है, ये जो टोटल रेडियस r है तुम्हारा, ये r आप क्या लिखने वाले हो, l प्लस l साइन थीटा, इसका ध्यान रहे, l प्लस, है ना, क्लियर है बिल्कुल। तो l प्लस l साइन थीटा, तो आप अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या करोगे, ये हम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किए दे रहे हैं। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में करोगे तो यहां एक और फोर्स लगाओगे इस तरफ, यहां पे एक और फोर्स लगाओगे रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r का, उसमें फिर जब ये सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देना, समझ गए होगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैं कर रहा हूं, t cos थीटा mg के बराबर होगा, और t साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, यहां पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, m ओमेगा स्क्वायर r के, ठीक है। यहां से इसको डिवाइड कर दो, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, तो tan थीटा मिल जाएगा, तुम्हें थीटा चाहिए था, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी, r की वैल्यू है l प्लस l साइन थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, l
प्लस एल साइन थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो थीटा आपको यहां लाना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आपको ये वैल्यू अगर दी जाएगी तो आपको यहां से थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये थीटा बस अननोन होगा, बाकी चीजें आपको दी जाएंगी तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, या आप चाहो तो इसमें साइन थीटा वाले टर्म को एक साथ ले सकते हो। साइन थीटा वाले टर्म को एक तरफ ले लो, मतलब थीटा वाले टर्म को एक तरफ ले लो, तो कुछ ऐसा आएगा tan थीटा और माइनस ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन जी साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन जी। तो थोड़ा अजीब सा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे, साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये खैर हटेगा नहीं। ठीक है, ये टर्म रहेगा जब तक इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो इतना ही मैं छोड़ दे रहा हूं इसको। क्लियर है? या तो मैं एक काम कर सकता हूं, एल और एल बराबर दे दूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। एल और एल बराबर दे दूं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से बता सकते हो, यहां से थीटा ओमेगा कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। चलिए, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन आप रोटेटिंग फ्रेम और अर्थ के फ्रेम दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। नहीं, ये कोई रिजल्ट नहीं है, बस इक्वेशन, रिजल्ट नहीं है कोई। आपको रिजल्ट जो होगा, जो ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा। दिस इज ए क्वेश्चन, कोई रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का एक लेते हैं। मान लो हमारे पास एक डिस्क है, एक डिस्क है। ठीक है, ये जो डिस्क आप देख रहे हो, इसमें एक हमने क्या किया, टनल बना रखा है। ठीक है, ये अपनी डिस्क है और इसमें हमने एक टनल बना रखा है और ये डिस्क घूम रही है। ये डिस्क अपनी घूम रही है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये कांस्टेंट ओमेगा से डिस्क घूम रही है और इसमें आपने एक टनल बनाया है। देखिए, टनल कुछ ऐसा है। टनल कुछ ऐसा है, देखो ऐसा टनल है, एक काट के बनाया आपने इसको। ठीक है, एक टनल बना दिया आपने, दिख रहा होगा सभी को। यहां पे इस तरीके से टनल बनाया हुआ आपने। तो एक चीज बताओ मुझे कि ये टनल चल रहा है और ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है। ये टनल जो है कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और आपने क्या किया, t इक्वल टू 0 पे एक बॉल लाके इस पे रख दिया जेंटली। एक जेंटली आपने क्या किया, यहां पे एक बॉल लाके रख दिया, इस टनल के अंदर एक बॉल डाल दिया। थोड़ा 3D फिगर है, तुम्हें समझना होगा। और इस बॉल को आपने टनल के अंदर जो रखा है, स्मूथ टनल है भाई, एक्स डिस्टेंस पे रखा है।
इसमें टनल पे आपने एक बॉल लाके रख दिया और कितनी डिस्टेंस पे रखा है, x डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस यहां से कितना है, x, किसी जनरल x डिस्टेंस पे आपने रख दिया। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये x डिस्टेंस पे रिलीज कर दिया, इसका मास कितना है, m मास है इसका, आपने इसको रिलीज कर दिया। ये टनल जो है स्मूथ है, स्मूथ टनल है, ठीक है। टनल अपना कैसा है, स्मूथ है, हाँ ग्रूफ है, बिल्कुल ग्रूफ है, टनल और ग्रूफ कुछ भी बोलिए, ठीक है, टनल या ग्रूफ है, ठीक है। आपने उस डिस्क में स्लॉट काट के एक ग्रुप बना दिया है, ठीक है। और ये इसको आपने एक्स डिस्टेंस पे ये चल रहा था, t इक्वल टू 0 पे आपने एक m मास को यहां पे डाल दिया, कितने डिस्टेंस पे, x पे। इसका रेडियस कितना है, r है, इसका रेडियस अपना जो है r है, r इज द रेडियस, ठीक है। इसका रेडियस अपना क्या है, r है। अब आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन पहले लिख दूं थोड़ा, a smooth groove on a rotating disc ठीक है, डिस्क रोटेट with constant angular velocity omega. A particle of mass m gently released on the groove ठीक है। फाइंड velocity of particle as a function of radial distance r, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस r का फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर है कि इसको ग्रुप के अलोंग कौन मूव कराएगा, इसको ग्रुप के अलोंग कौन मूव कराएगा, ये बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। क्या होगा किसी टाइम के बाद, क्या होगा किसी टाइम के बाद, क्या होगा ये बताओ। किसी टाइम के बाद यही तो होगा कि ये जो पार्टिकल है ये अभी यहां पर है, ये इधर जा रहा होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, है ना, ये यहां पर है, उसके बाद क्या होगा, फिर ये यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये पार्टिकल इसमें मूव करेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये समझ पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स के वजह से पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे ग्रुप में, टनल में आगे बढ़ेगा। ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो किसी टाइम t इक्वल टू टी पे, किसी टाइम t इक्वल टू टी पे अगर आप इसका बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको। किसी टाइम t इक्वल टू टी पे अगर आप इस पार्टिकल को बनाते हो तो ये पार्टिकल कहीं यहां पर होगा भाई, देखो जरा,
थोड़ा छोटा बना दो। ये पार्टिकल यहां पर होगा, बताओ किसी टाइम के बाद ये पार्टिकल यहां पर होगा। तो ये जनरल डिस्टेंस आर है, ये जनरल डिस्टेंस में क्या लेके चल रहा हूं, आर। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये जनरल डिस्टेंस में लेके चल रहा हूं आर। तो मान लो किसी आर डिस्टेंस पे इस पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल। अब यहां पर आपको जरूरी है कि आप इसको रोटेटिंग फ्रेम में करें, एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिख रहा है सभी बच्चों को? एक फोर्स लगेगा। इसको हम जो है क्वेश्चन रोटेटिंग फ्रेम में करेंगे भाई। क्यों करेंगे, इसका रीजन क्लियर है? ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ में जो है आपको जो है इसमें मोशन अजीब दिखेगा कि ये टनल में आगे भी जा रहा होगा और सर्कुलर मोशन भी कर रहा होगा, ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा। ठीक है। तो बेटर है कि आपको अगर टनल के लॉन्ग देखना है, आपको क्या निकालना था यहां पे, मुझे और भी लिखना चाहिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। ये भी देना चाहिए। क्या रेडियल डिस्टेंस लिख दिया है, तो रेडियल डिस्टेंस से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है, रेडियल डिस्टेंस से समझ पा रहे हैं कि हमें रेडियल डायरेक्शन में मोशन करता हुआ इसको दिखेगा, जो टनल जो डिस्क पर बैठा है उसको दिखेगा कि ये सीधा जा रहा है। तो यहां पर अब ये बाउंड हो गया कि आपको रोटेटिंग फ्रेम में जाके ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आपने किसी आर डिस्टेंस पे यहां पे क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। तो अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया है तो एट एनी टाइम at t equal to t, let ball is at a radial distance r from the center of the disk। मानते हो? तो आपके पास बॉल के पास एक ही फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो इन रोटेटिंग फ्रेम हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, रोटेटिंग फ्रेम में हमें क्या दिखेगा कि बॉल जो है टनल के लॉन्ग एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। बॉल जो है आपको टनल के लॉन्ग केवल जाता हुआ दिखेगा, ये बात समझ पा रहे हैं? बॉल रोटेट करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ओमेगा आपका होगा, अभी हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी इस चैप्टर में करेंगे, कि जो ओमेगा आपका होगा है ना, आप जिस ओमेगा से रोटेट हो रहे होगे, आप जिस ओमेगा से रोटेट हो रहे होगे, उसी आपका जो ओमेगा होगा उसी ओमेगा से ये बॉल भी रोटेट हो रहा होगा, है ना। ये भी इसी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा, ये भी इसी ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा। तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी का मोशन फील नहीं होगा, इसको केवल टनल के लॉन्ग जाता हुआ दिखेगा। देखिए, अगर आपने बैच कुछ दिन पहले लिया है भाई, तो मैं आपको यही सलाह दे सकता हूं कि आप जो है पहले फोर्स कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्स कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स बाद में कर लीजिएगा और बेसिक मैथ्स कर लीजिएगा। नॉर्मल कैसा लग रहा है? नॉर्मल जो है mg को बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल जो है ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है mg। अगर आप इसकी पूरी एफबीडी देखना चाहें तो मैं फिर से बना देता हूं। ये अपना टनल है और इसमें जो है अपना ये है बीड। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि भाई ये है अपना नॉर्मल रिएक्शन, इधर है mg। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब ये परपेंडिकुलर है, कायदे से ये परपेंडिकुलर है, क्रॉस में दिखाना चाहिए। ये ऐसा है, समझिए। आप अपनी कॉपी में बॉल रख दीजिए, कॉपी पे बॉल रख दीजिए और उसको घुमाइए, मानिए वो सीधे जा रहा है कॉपी पे, तो कॉपी के ऊपर का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको mg बैलेंस कर रहा है। सिंपल, समझ गए होंगे? क्लियर है सभी को? तो यहां पे अपने पास आइए, तो एक ही फोर्स लग रहा है इन रोटेटिंग फ्रेम में अलोंग द टनल। क्या इक्वेशन लिखेंगे?
along द टनल, क्या इक्वेशन लिखेंगे? नेट फोर्स क्या है हमारे पास? एम ओमेगा स्क्वायर, किसी जनरल आर पे हो तो आर, दिस इज द फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। रफ होता तो बिल्कुल फ्रिक्शन लगता, बिल्कुल फ्रिक्शन भी लगता भाई, बिल्कुल लगता, फ्रिक्शन पीछे लगता, और वो कैसा फ्रिक्शन होता? काइनेटिक फ्रिक्शन होता। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया, कितना मिला? ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। नहीं, टनल से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, टनल से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई उसको एक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ, ये ओमेगा से अगर रोटेट हो रहा है इस तरीके से, ये टनल से जो है, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा नहीं होता, इस पे अल्फा होता। देखिए, आपने जो पूछा है एक बढ़िया क्वेश्चन, इसमें भी बन सकता है, फिजिक्स है ये, बात पे बात निकल जाती है। ये अगर अल्फा से रोटेट हो रहा होता, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे उसका ओमेगा होता, तो यहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता भाई 80, है ना, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता। तो जब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, तब उसमें आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की बात आएगी स्लॉट के साइड वॉल से। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ओमेगा से, ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है, इसीलिए यहां पे दोनों वॉल से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर होगा। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर आर होगा, आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमें निकालना है वेलोसिटी, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं? वी डीवी बाई डी आर। ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डी आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जैसे काइनेमेटिक्स करते थे। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी आर। तो यहां से आपको मिल जाएगा वी डीवी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जब अपना आर कहां था? एक्स पे, ये मैंने आपको एक्स दिया था, है ना, ये आपको मैंने एक्स दिया हुआ था, टी इक्वल टू 0 पे है ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू टी है ना, और ये अपना x था, ये जो अपना था वो x था, है ना, यहां पे ये x था और ये r है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये जब x था तब अपना v 0 था, ये जनरल r पे मैंने x r सेंटर से लिया है, तो पीछे आओगे तो ये लोअर लिमिट x बनेगा, अपर लिमिट r होगा, ये जनरल v होगा। तो v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिख गया सभी बच्चों को? तो यहां से तुम्हें v मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, 2 तो नहीं रहेगा, यहां पे भी 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप ये कर सकते हो। आगे इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप dx बाई dt करके डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने लिया, जिससे आपको ये पता चले कि कभी कभी हमें रोटेटिंग फ्रेम में जाना ही पड़ता है ना। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आपको फील होगा कि हमें रोटेटिंग फ्रेम में जाना ही पड़ेगा, तो हमें एग्जैक्ट चीजें मिलेगी। जैसे मान लो एक टेबल है, ये टेबल है, कोई बहुत लार्ज टेबल है, बड़ा टेबल है, ठीक है, और इस टेबल का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, केवल थोड़ा समझिएगा डायग्राम। टेबल का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं और यहां पे एक पुली सिस्टम लगा हुआ है, एक यहां पे पुली सिस्टम लगा हुआ है, और इस पुली सिस्टम में यही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहां पे बहुत छोटी पुली सिस्टम है टेबल के रिस्पेक्ट में। हर चीज रिलेटिव होती है कि आप किसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं फिजिक्स में। यहां पे छोटे छोटे 2 ब्लॉक्स हैं,
और ये टॉप व्यू है। ठीक है, ये टेबल है और ये पुली अपनी फिक्स है, पुली यहां पे क्लैम्प्ड है। इसका मास आपका m है, इसका मास है 2m। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम का ये क्या है, टॉप व्यू है, आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू है। ठीक है, ये टेबल है। हाँ, दुबई के राजा की टेबल तुमने देखा है शायद। तो ये यहां से ये इस तरीके से टेबल पूरा रोटेट हो रहा है, टेबल जो है पूरा रोटेट हो रहा है। और ये जो रोटेट हो रहा है, जिस सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, वो सेंटर अपना है यहां पर कहीं पे। ठीक है, वो सेंटर अपना यहां पर है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, यहां से अबाउट ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से। ये टेबल जो रोटेट हो रहा है वो आर रेडियस के सेंटर पे रोटेट हो रहा है, आर रेडियस के। ठीक है, और जो ये टेबल का डायमेंशन है, एक एजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वो जरा देखिए, इसीलिए करा रहा हूं। उन्होंने दिया है कि ये जो लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द टेबल है वो लेंथ एल है। ठीक है, ये लेंथ अपना, ये चाहे ये वाली लेंथ चाहे वो, ये लेंथ है एल, एल। तो ये दे रहे हैं कि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, इससे आप क्या अंदाजा लगाओगे, ये तुम्हें बताना है कि जो आर है, जिस रेडियस में टेबल घूम रहा है ना, ये जो है क्या है, बहुत स्मॉल है। तो द होल टेबल इज रोटेटिंग, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको टेबल के फ्रेम में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, टेबल के फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो टेबल के फ्रेम में जब जाएंगे तो उसको रोटेट कौन करेगा, इसका मोशन कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ब्लॉक का मोशन सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये तो अब आपस में इस तरीके से एक इधर जाएगा तो एक इधर आएगा, कंस्ट्रेन मोशन से, है ना। एक इधर जा रहा होगा तो एक इधर आएगा, और साथ में ये रोटेट भी हो रहा होगा। पूरा का पूरा सिस्टम सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, प्लस ये जो ब्लॉक्स हैं, एक इधर आ रहा होगा तो एक पुली की तरफ जा रहा होगा तो एक पुली से अवे जा रहा होगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में आ जाओगे तो आपकी आधी हेडिक खत्म हो जाएगी कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये मुझे लिखना भी पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। तो यहां पे तो ये क्लियर कट आइडिया यहीं से मिल जा रहा है हमें कि विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में इनका क्या एक्सेलरेशन है वो आपको निकालना है, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है।
टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हो, अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठते हो, तो आप रोटेटिंग फ्रेम में जैसे बैठोगे आपको क्या मिलेगा, आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे और इस एजम्पशन का फायदा उठाओगे। एजम्पशन का फायदा ये है, ध्यान से सुनिएगा इस एजम्पशन का फायदा, कि आप बोलोगे सर ये आर है तो इतनी डिस्टेंस और ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग रेडियस में मूव कर रहे होंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी के लिए जरूरी टॉपिक्स बता दीजिए भाई। वर्क पावर्स के लिए सभी वर्क पावर और एनर्जी जो आप नाम बोल रहे हो यही 3 टॉपिक हैं, यही जरूरी है। अच्छा, जरूरी टॉपिक कवर करने के लिए भाई, वर्क पावर के लिए फोर्स कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन है ना, और ये सर्कुलर मोशन, ये 3 चैप्टर का मिला हुआ कॉम्बो होगा वर्क पावर एनर्जी। तो ये तीनों आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स और ये सर्कुलर मोशन, ये 3 जिसको आएगा वही वर्क पावर एनर्जी झेल पाएगा। एजम्पशन ये है कि अपना जो आर है वो बहुत बड़ा है इस डायमेंशन ऑफ द टेबल से। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बोलूं कि मान लो ये अभी यहां पर है R1 पे, R1 सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो आप यहां सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे क्या, m ओमेगा स्क्वायर R प्लस L1, R1, और R1 क्या है, R प्लस R, यहां तक हो गया, ये L1 ले लेंगे। तो ये बताओ कि अपना जो R है वो कैपिटल L से बहुत बड़ा है तो इससे भी बहुत बड़ा होगा। तो एजम्पशन का नेट सेल में फायदा ये है कि ये ब्लॉक्स कितना भी आगे पीछे हो, हम ये मान के चलेंगे कि जो पुली का जो सेंटर जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसी सर्कल में ये ब्लॉक्स भी घूम रहे होंगे। पुली का जो सेंटर है जिस सर्कल में घूम रहा होगा उसी सर्कल में ये ब्लॉक्स भी घूम रहे होंगे, क्योंकि ये R बहुत बड़ा है डायमेंशन ऑफ L के। मतलब जो अपना रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में टेबल का डायमेंशन नेग्लिजिबल है, वो पॉइंट माना जा सकता है। तो शायद सभी बच्चों को ये एजम्पशन समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। एफबीडी बना लीजिए और न्यूटन्स लॉ लिख दीजिए। तो एफबीडी यही बनाए दे रहा हूं मैं। तो एक सूडो लगाओगे, सूडो इस पे क्या होगा, इस तरीके से होगा। इस पे जो सूडो लगाओगे रेडियली आउटवर्ड, इस पे भी रेडियली आउटवर्ड, 2 सूडो लगेंगे। और ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग सबको पता है ये R डिस्टेंस पे ही रहेगा कभी भी, एनी टाइम। तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर R, ये सूडो लगा, इसका हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर R। तो ये 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने लगा दिए, ठीक है। तो यहां पे टेंशन T और ये रस्सी सेम है, मासलेस है तो टेंशन T। एक का एक्सेलरेशन अगर इधर मानते हो A, तो ये इधर आएगा A कंस्ट्रेन मोशन से। एक अगर इधर जा रहा होगा तो एक इधर आएगा, एक ही रस्सी है ना, कंस्ट्रेन मोशन से। तो अब आप यहां पे न्यूटन्स लॉ लिख सकते हो, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम हम कर रहे हैं क्वेश्चन ये। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे हम रोटेटिंग फ्रेम में ही जाके करना पड़ेगा, जैसे यहां किया। क्या लिखेंगे, 2 डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस ब्लॉक ए के लिए इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए। तो ब्लॉक ए के लिए, फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए क्या इक्वेशन लिखोगे, टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर is equal to m into a, net force in accelerated direction. For block B, for block B क्या लिखेंगे, net force in accelerated direction 2m omega square r minus t is equal to 2ma। तो 2 इक्वेशन है, यहां से टेंशन और एक्सेलरेशन इजीली आ जाएगा। एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 3ma। चेक करिएगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये t कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आएगा m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 3ma। तो यहां से a आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3, ये एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3। ये क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ बिल्कुल, एनएलएम का क्वेश्चन बन गया। तो
ये आ जाएगा ओमेगा। अब टेंशन अगर आपको चाहिए तो किसी एक में पुट कर दीजिए, तो किसी एक में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट टी को आप लिख सकते हैं एम ए प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ए अपने पास है एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से टेंशन भी आपको मिल जाता है 4 एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन में 3 न्यूटन। तो दिस इज योर टेंशन एंड दिस इज योर एक्सिलरेशन। चलिए आपका भी यही आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन से आपको ये थोड़ा रियलाइज कराने की कोशिश की कि कभी कभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रोटेटिंग फ्रेम का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए यही डिस्क था, ठीक है, इसी डिस्क पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया। अब डिस्क को हम घुमाएंगे कांस्टेंट अल्फा से। द डिस्क इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा। अल्फा कांस्टेंट है, नॉट ओमेगा। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा नहीं। अब हमने क्या किया, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक हमने यहां पे क्या किया है, एक ब्लॉक रख दिया है, और वो ब्लॉक आपका ऐसा है। आपने इस डिस्क पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और यहां से ये किसी डिस्टेंस पे, मान लीजिए वो डिस्टेंस आपको इसके सेंटर से दिया है। ब्लॉक का डायमेंशन बहुत छोटा है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है, ब्लॉक का डायमेंशन छोटा है। मैं आपको डायमेंशन सेंटर से ही दे रहा हूं, इसके सेंटर से, ये मतलब इसका जो सेंटर है वहां से ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, मान लीजिए वो दी है आर। ठीक है, और ये मास इसका है m, ब्लॉक का मास है m। ठीक है, हमें क्या क्या बताना है, आपने इसको कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट किए हुए, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द, और स्लिपिंग नहीं हो रही, रफ है ये। ठीक है, ये रफ है, ये रफ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है, उसकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी नहीं, पूछा जाएगा तो पड़ेगी, उस पर भी बात करेंगे अभी। तो क्वेश्चन ये कि डिस्क रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, फाइन। हाँ, ये भी दिया हुआ है, मतलब डिस्क के रिस्पेक्ट में इसकी कोई स्लीपिंग नहीं हो रही है। नो स्लीपिंग। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड, पहला ही देखते हैं और क्वेश्चन जो बना पाए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एट टी इक्वल टू टी, किसी टी इक्वल टू टी टाइम में, किसी टी इक्वल टू टी टाइम में हमें ब्लॉक का क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनो, यहां इसने कुछ नहीं बोला है कि एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछा है।
ठीक है, नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही होगी अब कि यहां पर एक बच्चा लिखता है कि फ्रिक्शन बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल, तो वो बच्चा थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब बच्चा गड़बड़ नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट इसमें गड़बड़ है। वो ये है कि आप जो है बता रहे हैं कि फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, उसका थोड़ा सा रीजन है, देखिए इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां पे कांस्टेंट ओमेगा नहीं है भाई, यहां कांस्टेंट ओमेगा नहीं है, पहले तो ये समझ लो। तो जब कांस्टेंट ओमेगा नहीं है मतलब ये ब्लॉक जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है। ऐसे सोचना शुरू करिए, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से फिर एक नेट एक्सेलरेशन होगा, तो उस नेट एक्सेलरेशन के लॉन्ग ब्लॉक स्लिप करने की टेंडेंसी रखेगा। बात समझ गए? तो वो कौन उसे प्रोवाइड कर रहा होगा? यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखिए तो एट एनी टाइम टी इक्वल टू टी, let omega is the angular velocity of the disk, at t equal to t, let angular velocity of disk be omega। ठीक है भाई, अल्फा है तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा हमेशा चेंज हो रहा होगा क्योंकि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमने किसी टाइम t इक्वल टू टी पे मान लिया कि इसमें ओमेगा भी है। ठीक है, किसी टाइम t इक्वल टू टी पे मान लिया कि इसमें ओमेगा भी है। चलिए डायग्राम अलग ही बना देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन वाला डायग्राम है। ठीक है, तो इसको हम यहां ले आते हैं। पूरा नहीं कटा, क्या हो रहा है? आ गया। ठीक है, तो इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए t इक्वल टू टी टाइम में इसके पास ओमेगा भी है, आपको ये ओमेगा भी है t इक्वल टू टी टाइम में। तो क्या क्या होगा आप बताओ मुझे। एक यहां पर एक AT होगा इसके पास, एक ब्लैक बोर्ड के अंदर AT भी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक अपने पास AR भी होगा रेडियल एक्सेलरेशन। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक AR और इधर मिलेगा एक AT। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, ये है AT। एक टेंजेंशियल होगा और दूसरा रेडियल होगा, दो फोर्स होगा। अब इन दोनों फोर्स के वजह से एक नेट फोर्स होगा। इस ब्लॉक को अगर आप यहां बना के देखें तो आपको और क्लियर होगा। इसको मैं यहां बना के दिखा दे रहा हूं। ये था अपना। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपको कि यहां पर एक एक्सेलरेशन होगा जो ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, इधर वो होगा AT और ये होगा AR। ये दिख रहा है सभी को, ये AT होगा और ये होगा AR। ये दिखा, अब दिखा सभी को? ठीक है यार, कुछ लोग पढ़ इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं और कुछ लोग इसी में परेशान होते हैं, सर सर्कुलर मोशन कितने लेक्चर होगा। इसे समझ में आता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हुए हैं। सर्कुलर मोशन कितने लेक्चर होगा, कितनी बार यही बोगस चीज पूछते हो यार। इतना इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है, उसको देखो ध्यान से। AT और ये AR है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस पर नेट एक्सेलरेशन तो इसका कुछ और होगा ना यार, इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ और होगा, और नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और वो नेट एक्सेलरेशन इसको कौन दे रहा होगा, ये कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसको जो नेट एक्सेलरेशन ये मिल रहा होगा,
ये नेट एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा भाई? ये नेट एक्सेलरेशन इसको कौन दे रहा होगा? ठीक है, ये बताइए आप लोग, ये नेट एक्सेलरेशन होगा? तो ये नेट एक्सेलरेशन इसको कौन दे रहा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये नेट एक्सेलरेशन होगा, ये ब्लॉक की एफबीडी है। बहुत बढ़िया भाई, एक बच्चे ने बताया फ्रिक्शन। देखिए बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन दे रहा होगा, इसका मतलब फ्रिक्शन ना ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा ना ही रेडियल डायरेक्शन में। फ्रिक्शन जो होगा वो ए नेट की डायरेक्शन में लगेगा भाई। फ्रिक्शन जो होगा वो ए नेट की डायरेक्शन में लगेगा। ये इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कोई फ्रिक्शन यहां पे ऐसे लगाएगा सेंटर की तरफ, या कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में, गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन ही आपका सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल की तरह रोल प्ले करेगा, और दूसरा कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो मैं आपको अब यहां पे फ्रिक्शन का रोल सिखाता हूं। फ्रिक्शन के लिए मैं इसका फ्लैट सरफेस केवल बनाऊंगा। फ्रिक्शन के लिए मैं इसका केवल ब्लॉक का फ्लैट सरफेस बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आए। तो ये चीज ऐसे हो रही है, देखो। ठीक है, मैं फ्रिक्शन ब्लॉक का बॉटम वाला पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन हमें वहीं लगेगा ना। और ये ब्लॉक के सेंटर पे बनाया है, नेट के लिए सेंटर ऑफ मास पे बनाया है, जो आगे आप पढ़ोगे। तो फ्रिक्शन जो है, यहां पे मैं आपको फ्रिक्शन का रोल समझा देता हूं। देखिए ये अपना सेंटर है, यहां पे रोटेट हो रहा है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऐसा लगेगा, इसी ए नेट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन ही इसको जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहां पे लगेगा ये एफ एस का एक कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में, जो भी कंपोनेंट होगा, वो एक कंपोनेंट जो होगा एफ एस का, वो इसको ए रेडियल देगा, और एफ एस का ही एक कंपोनेंट इसको क्या देगा, एक टेंजेंशियल। समझ गए सभी लोग? तो एफ एस के दो कंपोनेंट होंगे, एफ एस रेडियल और ये होगा एफ एस टेंजेंशियल। तो एफ एस रेडियल इसको एम इंटू ए आर देगा। ठीक है, विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन? अरे सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स कॉन्सेप्ट और फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल, मतलब इंपॉर्टेंट है भाई। अब आगे अब एड ऑन करते जाइए, वर्क पावर पढ़ेंगे तो फोर्स, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये तीन चाहिए होगा आपको वर्क पावर के लिए। भाई फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये मैंने कहां सिखाया तुम्हें? मैंने सिखाया कि फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं। अगर मोशन को अपोज करता तो आप पूरा फ्रिक्शन पढ़ चुके हो। आज आप ऐसा कमेंट कर रहे हो, इससे समझ में आ चुका है मुझे कि आप कितना फ्रिक्शन जानते हो। ठीक है, तो उसकी अब मैं आपका बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जब आप इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है, अगर आप नहीं होता तो आप ना दौड़ पाते ना चल पाते। आपको फेवर करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहां रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी कैसी है भाई? यहां रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है आपके पास, देखिए अल्फा की वजह से यहां पर एक एटी आएगा। तो आप अभी मैं वो भी समझा देता हूं रोटेटिंग फ्रेम में आकर। इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी जो है ना, इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी, ये इसकी चलने की टेंडेंसी इधर है, देखिएगा टेबल के रिस्पेक्ट में इसकी चलने की टेंडेंसी, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ये एक्चुअल बन रहा है, ये एक्चुअल बन रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल बन रहा है। तो जब ये एक्चुअल आपके पास ऐसा है तो ये 80 है, ये AR है, मतलब इसकी टेंडेंसी जो है डिस्क इधर जा रहा होगा। ठीक है, डिस्क के रिस्पेक्ट में, डिस्क ने इस पे फ्रिक्शन आगे लगाया होगा, डिस्क पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो ये जो है फ्रिक्शन ही इसको 80 और AR प्रोड्यूस कर रहा है। इतना फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूं, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो दिस फ्रिक्शन प्रोवाइडेड, ये लगेगा फ्रिक्शन ब्लॉक पे, टेबल पे
इसके जस्ट नीचे लगेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये Fs जो है आपके पास लग रहा होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहां से अब आपको समझ में आ रहा है कि हम नेट एक्सेलरेशन लिखने को तैयार हैं। नेट एक्सेलरेशन हमारे पास जो होगा AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज आवर A नेट। और AT क्या लिखते हो भाई? AT सभी को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सभी को पता है वो क्या होता है। इट इज उस इंस्टेंट का जो भी ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियल एक्सेलरेशन सॉरी, और AT क्या हो जाएगा? आर अल्फा। अल्फा आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो AT हो जाएगा आर अल्फा। ए रेडियल क्या होगा? वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, उस समय का ओमेगा। ठीक है, उस समय का ओमेगा, और ओमेगा आपको नहीं पता है तो आप निकाल सकते हो। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट इनिशियली 0 है तो ओमेगा कितना हो जाएगा? अल्फा टी। तो यहां पुट कर देते हैं, तो ए रेडियल क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। तो हमें ए टेंजेंशियल पता लग गया और ए रेडियल। आप देख रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, बट रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। रेडियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ओमेगा आपका चेंज होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन भी आपका चेंज होगा। तो यहां पर अब आप पुट कर दीजिए तो ए नेट आपको मिल जाएगा। ए नेट क्या हो जाएगा? ए टेंजेंशियल कितना होगा? आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ए रेडियल कितना होगा? इसका भी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है। ए नेट यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूं पहले। आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4, ये आएगा। इसमें आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा आर अंडर रूट 1 प्लस, यहां पे अपने पास आपने आर स्क्वायर कॉमन लिया, ये हट गया, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर और टी की पावर 4। तो दैट इज द नेट एक्सेलरेशन विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। This is the net acceleration as a function of time. चलो भाई, अच्छी बात है उत्कर्ष, मेरी क्लास में आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, बस मेरा भी यही एफर्ट है। तो ए नेट होगा अल्फा आर अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज नेट एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? आगे समझिए, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? एफएस की वैल्यू क्या होगी? तो एफएस ही इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? एफएस इज प्रोवाइडिंग यू एम इंटू ए टी। तो आप एफएस इक्वल टू लिख सकते हैं, आगे की कहानी सुनिए, एम इंटू ए नेट। ठीक है, तो एफएस नेट अगर आपको निकालना है तो वो भी फंक्शन ऑफ टाइम आपके पास होगा, एम इंटू आर अल्फा अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा आर अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4। अब आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें और मैं बना सकता हूं, आपसे मैं ये पूछ सकता हूं कि वो टाइम बताओ जब स्लीपिंग शुरू हो जाएगी, वो टाइम बताओ जब स्लीपिंग शुरू हो जाएगी, या वो ओमेगा बताओ जब स्लीपिंग शुरू हो जाएगी। खैर ओमेगा तो हमने हटा दिया है, तो हम टाइम पूछ सकते हैं कि टाइम बताओ जब स्लीपिंग शुरू हो जाएगी। क्या करने वाले हो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, तो फॉर स्लीपिंग, फॉर एफएस जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स होगा। तो वहां से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम के लिए, यहां से आप बता सकते हो कि एफएस लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स, या म्यू निकाल सकते हो। म्यू
नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg को बैलेंस करेगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है यहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें, इसमें अगर एक एफबीडी और बना दूं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसको बैलेंस कर रहा होगा भाई, नीचे mg को। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg का ये रोल है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो इनका बस यही रोल है, वर्टिकल मोशन को बैलेंस कर रहे होंगे। ये क्लियर है सभी को। तो एफएस जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफएस मैक्स होगा। तो आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वो टाइम बताओ, है ना, जिसमें कि वो इसको क्या करे, ओवरकम कर दे, स्लीपिंग शुरू हो जाए। तो आप वो भी निकाल सकते हो, आगे की बात है। ठीक है, अगर ये चीज आप रोटेटिंग फ्रेम में जाके देखो तो आपके पास अगर अल्फा है तो 80 है, ये बात समझ पा रहे हो। अगर आपके पास अल्फा है तो 80 है। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में घर में थोड़ा सा ट्राई मारिएगा कि ये एम मास है, ठीक है, देखिएगा। अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में हो, ये अल्फा है और यहीं पे कहीं पे मैंने ओमेगा दिया है, तो अगर इस अल्फा है तो इसके पास एक 80 होगा। इससे भी तो समझ पा रहे हो ना आप लोग कि इस अल्फा के वजह से यहां पर एक 80 आया था और यहां पे इस ओमेगा के वजह से एक ए आर आया था। ऐसे भी तो समझ पा रहे हो। और यहीं की वजह से एक ए नेट आया। तो ये ए नेट कौन दिया होगा, कोई ना कोई फोर्स नहीं तो दिया होगा। तो एफ एस का जो कंपोनेंट है, ये जो एफ एस है बता चुका हूं, एफ एस का एक कंपोनेंट इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है और यही एफ एस का दूसरा कंपोनेंट रेडियल एक्सेलरेशन की तरह रोल प्ले कर रहा है। आई थिंक ये सबको अब समझ में आ चुका है। और वो एफ एस भी अपना टाइम का फंक्शन होगा, एफ एस भी अपना टाइम का फंक्शन होगा और एफ एस बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा बताओ, एफ एस कब तक बढ़ेगा? अरे एफ एक्स की कोई लिमिट है मेरे भाई, एफ एस की कोई लिमिट है या नहीं है? एफ एस की लिमिट है सर। कितनी लिमिट है? एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग ये बढ़ते बढ़ते कितना हो चुका होगा? एफ एस जो है अपना कितना हो चुका होगा? एफ एस मैक्स के बराबर हो चुका होगा। एफ एस मैक्स के बराबर हो चुका होगा और एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू एम जी। और एफ एस मैक्स की वैल्यू आप म्यू एम जी जो है यहां पे पुट करेंगे जब, तो आपको टी मिल जाएगा। ठीक है, तो टी मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग की बात कर रहे हैं। एफ एस मैक्स म्यू एम जी होगा। तो एफ एस जो है एफ एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप यहां पुट करेंगे तो आपको यहां से कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो टी निकाल सकते हैं, टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग। टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग। समझ गए सभी बच्चे? तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, टाइम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग। ठीक है, चलिए बच्चों आज इतना ही। ठीक है, कल कुछ पढ़ाऊंगा फिर आपको कुछ होमवर्क टिक करा दूंगा। ठीक है, कल कुछ पढ़ाऊंगा फिर आपको होमवर्क टिक कराऊंगा। आपको एससी वर्मा का मैंने 1 से 12 तक होमवर्क टिक कराया था। नहीं सॉल्व मत करिए, उस इक्वेशन को सॉल्व मत करिए। ठीक है, वो इक्वेशन बहुत अजीब आएगी, उसको सॉल्व मत करिए, रहने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप जो है ये बताइए कि 1 से 12 तक आपने एससीवी ट्राई किया था? क्योंकि इसके क्वेश्चंस और आपके पास है नहीं, डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, या आपके पास कोई बुक होगी तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक चीज और सजेस्ट किया था कि जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं, अभी तो ज्यादा चैप्टर्स हुए नहीं है, तो आप धीरे धीरे पीवाईक्यूज भी, अभी नहीं, थोड़ा वर्क पावर खत्म होने दीजिए, तो आप एटलीस्ट जेई मेंस लेवल का पीछे साल के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करना शुरू करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। ठीक है, चलिए बाकी जिन बच्चों ने अभी पूरा नहीं किया प्लीज उसको कर लीजिएगा, और बाकी जो बैंकिंग ऑफ रोड वाले क्वेश्चन है वो अभी मत करिएगा, अभी वो क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल।